आज की कक्षा में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के बिल्कुल जो यूजीसी नेट का अंतिम हिस्सा है, जिसे सामान्य तौर पे मूल्यांकन के तौर पे जाना जाता है, यानी कि जो इवैल्यूएशन प्रोसेस होती है उसके विषय में आज हम लोग वार्ता करेंगे। और आज ही के वार्ता के साथ टीचिंग एप्टीट्यूड नामक प्रथम यूनिट, जो आपके यूजीसी नेट सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वो समाप्त हो जाएगा। तो मूल्यांकन प्रणाली के विषय में हम लोग बात करेंगे। मूल्यांकन प्रणाली, जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि एक तरीके से जजमेंट आप कह सकते हैं, किसी चीज को देखना और उसके व्यवहार, उसके ज्ञान, उसके कौशल, उसकी गुणता के आधार पे ये बताना कि ये कितना योग्य है या कितना अयोग्य है। सामान्य तौर पे जब छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है, यूजीसी नेट ये चाहता है कि जब आप किसी विद्यालय में, विश्वविद्यालय में पढ़ाने जाएं, तो आप कम से कम इतना तो जाने कि किसी चीज को एनालाइज कैसे करना है, किसी चीज को इवेलुएट कैसे करना है, किसी को कैसे कहना है कि हाँ, या किसी को किस प्रकार से मार्क्स देना है ताकि वो आगे आने वाले समय में अच्छा प्रदर्शन कर सके। एक अध्यापक का मूलभूत गुण यही होता है कि वो अपने छात्रों को डिमोरलाइज करने के बजाय उसे किसी भी प्रकार से, किसी भी मूल्यांकन प्रणाली के आधार पे या अन्य विभिन्न प्रकार की प्रणालियां हैं जिनके आधार पे आप चाहे तो अपने छात्रों को मोटिवेट कर सकते हैं, और वो मोटिवेशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मूल्यांकन प्रणाली। तो हेडिंग डाल लीजिए, मूल्यांकन प्रणाली। मूल्यांकन प्रणाली। और सबसे पहला जो इसमें देखिए, कोठारी आयोग का क्या है। अकॉर्डिंग टू कोठारी आयोग, कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन क्या है। 64 से 1964 से लेकर 1966 तक में एक जस्टिस कोठारी थे, उनके अनुसार एक आयोग बना और उस आयोग के ने कुछ सुझाव दिए शिक्षा से संबंधित, जिसमें मूल्यांकन प्रणाली भी शामिल थी। लिखिए, कोठारी आयोग ने यह सुझाया या यह कहा कि मूल्यांकन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मूल्यांकन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और इसका शैक्षिक संबंधों से, शैक्षिक संबंधों से घनिष्ठ संबंध है। शैक्षिक संबंधों से या शैक्षिक प्रोसेसिंग से, शैक्षिक क्रियाविधि से घनिष्ठ संबंध है। यह छात्र के तथा अध्यापक के पढ़ने पढ़ाने की क्रिया पर अत्यधिक प्रभाव डालती है। एवं यह सकारात्मक सुधार की दिशा में अति विशिष्ट योगदान देती है। सकारात्मक सुधार की दिशा में अति विशिष्ट योगदान देती है, और इसे आप इम्पोर्टेंट रख लीजिएगा, क्योंकि मूल्यांकन में ये कोठारी आयोग सामान्य अर्थों में पूछा जाता है। आगे है मुदालियर कमीशन। मुदालियर कमीशन, मुदालियर कमीशन के अनुसार मूल्यांकन का, मूल्यांकन का शिक्षा के क्षेत्र में अति विशिष्ट योगदान है। अति विशिष्ट योगदान है। शिक्षार्थियों ने, शिक्षार्थियों ने अपनी शिक्षा में, अपने शिक्षा ने अपनी शिक्षा में कितनी वृद्धि की है, कितनी वृद्धि की है, मूल्यांकन उसका मापक है। मूल्यांकन उसका मापक है।
आगे लिखिए। टकमैन के अनुसार, टकमैन के अनुसार मूल्यांकन वह विधि है, मूल्यांकन वह विधि है जिसके आधार पर समस्त शैक्षिक विधाओं का मापन होता है, समस्त शैक्षिक विधाओं का मापन होता है और यह तय किया जाता है कि शैक्षिक गतिविधि संतोषजनक है अन्यथा नहीं। आगे लिखिए। मोफट के अनुसार, मोफट के अनुसार मूल्यांकन अनवरत प्रक्रिया के तहत आती है, अनवरत चलने वाली प्रक्रिया के तहत आती है, अनवरत चलने वाली प्रक्रिया के तहत आती है और यह यह छात्र के रुचि, छात्र के रुचि और ऐच्छिक डेवलपमेंट या ऐच्छिक विकास का, ऐच्छिक विकास का व्यवहारिक समन्वय सिद्ध करती है, ऐच्छिक व्यवहार का व्यवहारिक समन्वय सिद्ध करती है। यानी कि एक छात्र कितना इंटरेस्टेड है अपनी शिक्षा को लेकर और क्या वो अपनी शिक्षा को अपनी शिक्षा के माध्यम से उचित गति को प्राप्त कर पा रहा है। कि जो बिहेवियरल चेंजेस आ रहा है किसी छात्र के अंदर उसको और एकेडमिक चेंजेस जो उसका रिजल्ट है उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है उसको मापने की प्रणाली जो है वो मूल्यांकन के तहत आती है। आगे लिखिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम, मूल्यांकन प्रणाली का चरित्र, मूल्यांकन प्रणाली का चरित्र। पहला है कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस यानी कि इसमें लिखिए, कंटिन्यूअस प्रोसेस में लिख सकते हैं मूल्यांकन सीखने और सिखाने के दौरान, सीखने और सिखाने के दौरान की जाने वाली गतिविधि है। आगे लिखिए। यह छात्र केंद्रित प्रणाली है, यानी कि टीचर का मूल्यांकन नहीं हो रहा है ना, जो पढ़ा रहा है वो छात्रों का मूल्यांकन कर रहा है और एक एंड से अध्यापक का मूल्यांकन होता है परंतु उनका मूल्यांकन उनसे ज्यादा योग्य व्यक्ति करते हैं, यानी कि जो मैनेजमेंट टीम है वो उनका मूल्यांकन करती है। इसलिए उनका मूल्यांकन गौड़ है, टीचर का मूल्यांकन सेकेंडरी है, प्राइमरी कौन है? छात्र। तो ये है छात्र केंद्रित प्रणाली है। आगे लिखिए। यह कोऑपरेटिव प्रोसेस के तहत आती है, यानी कि इसमें छात्र, अध्यापक, परिवार एवं ग्रुप सभी लोग इन्वॉल्व रहते हैं। साथ में लिखिए। यह अगला, यह शिक्षण प्रणाली के, शिक्षण प्रणाली के रुचिकर प्रकार का भी मूल्यांकन करती है, रुचिकर प्रकार का भी अवलोकन करती है।
रुचिकर प्रकार का भी अवलोकन करती है। अगली लाइन, यह यह बहुआयामी बहुआयामी प्रक्रिया है। यह बहुआयामी प्रक्रिया है जिसका दूरगामी प्रभाव होता है। जिसका दूरगामी प्रभाव होता है। आगे लिखिए, मूल्यांकन प्रणाली के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम। मूल्यांकन प्रणाली के तत्व, पहला है टारगेट समूह, टारगेट ग्रुप। दूसरा है उद्देश्य, उद्देश्य। तीसरा है प्रश्न, तीसरा है प्रश्न। चौथा है स्कोप, क्या इसका कितना स्कोप है, कितना कितने दूर तक यह मूल्यांकन का उद्देश्य जाएगा, ये तय कराता है। और पांचवा है रिसोर्स, रिसोर्स। मूल्यांकन जैसे इन पांचों को अगर समझा जाए तो ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे सर्वप्रथम मूल्यांकन किसका करना है। अब आप रास्ते पे चल रहे हैं और आप मूल्यांकन कर रहे हैं कि चंद्रयान 3 के वैज्ञानिक ठीक नहीं है, तो आपका मूल्यांकन उनके लिए क्या है ना, आपके मूल्यांकन का कोई मतलब नहीं है। ये बिल्कुल वैसी ही बात होगी कि जैसे आप बता रहे हैं कि सूर्य की गति अच्छी नहीं है, थोड़ा सूर्य को और तेज चलना चाहिए, है ना। हमारे यहाँ लोग मूल्यांकन करते हैं ना, जैसे चाय की दुकानों पे बैठ के बताते हैं कि ये अपना विदेश मंत्री अच्छा बता नहीं पा रहा है। ऐसे नहीं रिश्ते निभाए जाते। ना तो विदेश प्रणाली का कोई ज्ञान, ना तो फॉरेन सिस्टम का कोई पता, ये नहीं पता कि किसकी राजधानी क्या है, परंतु फिर भी उनका मूल्यांकन है। वहीं पे अगर उसी विदेश प्रणाली को यूनाइटेड नेशन क्वेश्चन करे तो वो फिर मायने रखता है ना। देश का प्रबुद्ध वर्ग प्रश्न चिन्ह लगाए तो मायने रखता है। तो इवैल्यूएशन ये भी है कि किसके ऊपर की जा रही है। अब अध्यापक यदि अपने छात्र का कर रहा है, अब एक अध्यापक जो ये अपेक्षा कर रहा है, गणित का अध्यापक है, तो वो चाहता है कि गणित में छात्र अच्छा करे। तो विज्ञान का अध्यापक भी तो चाहता है कि विज्ञान में छात्र अच्छा करे। कला का छात्र भी चाहता है, कला का अध्यापक भी चाहता है कि कला का भी अच्छा प्रदर्शन हो छात्र के द्वारा। परंतु अकेला छात्र सबके प्रदर्शनों पे खरा नहीं उतर सकता। एक छात्र या तो गणित का बहुत उत्कृष्ट हो सकता है, या कला का बहुत अच्छा प्रवक्ता हो सकता है, हिंदी का बहुत अच्छा हो सकता है, या अंग्रेजी का हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि छात्र का इंटरेस्ट क्या है। अब ये अध्यापकों को समझना होगा कि उसे अपना विषय इतना रुचिकर बनाना है कि छात्र उसके विषय में जितना रुचि ले सके, है ना। नहीं तो यहाँ जितने अध्यापक आ रहे हैं सब बोल रहे हैं मेरी टीम में आ जाओ, मेरी टीम में आ जाओ, मेरी टीम में आ जाओ, और छात्र बैठे पड़े हैं। तो छात्र बटे ना, इसलिए आपको ये भी तय कराना है कि आपकी ऑडियंस कैसी है और आपका मूल्यांकन प्रणाली कैसा है। कई सारे अध्यापक ऐसे होते हैं जो थोड़ा भी बच्चा अच्छा कर रहा होता है तो उसको बोलते हैं बहुत बेकार है, तेरे जैसा नकारा आदमी मैंने देखा नहीं, नालायक कह के कल से आना नहीं स्कूल, मेरी क्लास में आया मत करो, ये हाथ तुमने कैसे ऊपर कर रखा है, इसको तुरंत मतलब शर्ट को ठीक करो, टाई ठीक करो, बेल्ट ठीक करो, जूते पॉलिश क्यों नहीं है तुम्हारे, तुम नहा के नहीं आए हो, बाल तुम्हारा ठीक नहीं है। और एक शिक्षक ऐसा होता है जो कक्षा में आता है और उसे कुछ लेना देना नहीं है, वो जाता है अपने छात्र के पास और पूछता है कि बेटा तुमने क्या किया। बोला सर थोड़ी गलती हो गई है। वो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा किया तुमने, कोशिश तो की, कोई बात नहीं, कल आना फिर से। अब ऐसे में वो छात्र खुद ही सीख के आएगा, अगले दिन वो सेल्फ मोटिवेट होके आएगा। तो मूल्यांकन की प्रणाली का बहुत दूरगामी प्रभाव भी पड़ता है। दूसरी चीज है उद्देश्य क्या है। किसी चीज को आप जज कर रहे हैं तो आपका उद्देश्य क्या है। मान लीजिए कि आप जज कर रहे हैं कि कपड़ा बहुत बेकार पहन के आए हो, तो कपड़े से क्या आप उसे अगले दिन फैशन शो में जाना है क्या, या ऐसा तो नहीं कि उसे रैंप वॉक करनी है कि आप कपड़ा जज कर रहे हैं। आप उसके गणित को देखिए, आप उसके बातचीत के रवैये को देखिए, आप उसके अंग्रेजी को देखिए, आप उसके विज्ञान को देखिए। ये जरूरी है कि आप
उसके अनुशासन को भी देखें, परंतु अनुशासन के आधार पे समस्त चीजों का मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। तो मूल्यांकन का उद्देश्य तय हो। अब आप मान लीजिए रैंप वॉक में आप किसी को जज कर रहे हैं, आप रैंप वॉक वाले गुरु हैं और आप चेक कर रहे हैं कि कैसे कोई रैंप वॉक कर रहा है, और उस दौरान यदि आप ये नहीं आप बता ही नहीं पा रहे हैं कि अच्छे से रैंप वॉक कर रहे हो कि नहीं, और आप उल्टे पूछ रहे हैं कि तुमको यार प्रोबेबिलिटी नहीं आती क्या, 100 लोगों में तुम्हारे जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कैसे मैथमेटिशियन हो तुम गंदे से, ये कोई तरीका है? आप टीचर हो रैंप वॉक सिखाने के, और आप ये कह रहे हो कि तुम्हें यार प्रोबेबिलिटी नहीं आती है, तुम आ कैसे गए यहाँ पे, तुम्हें जब मैथ्स नहीं आता तो तुम कैसे क्या करोगे? तो मूल्यांकन का उद्देश्य भी बहुत मायने रखता है। इसके बाद आता है प्रश्न। किस तरीके के प्रश्नों का उपयोग कर रहे हैं आप, किस तरीके का आपका पूरा जो जो सरकमस्टांस आपने क्रिएट किया हुआ है, वो सरकमस्टांस किस आधार पे है। ऐसा तो नहीं कि वो अपने विषय के बहुत अलग है, ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ आपका काम चलाने के लिए है। तो प्रश्नों का चयन भी बड़ा मायने रखता है। फिर उसका उद्देश्य देखिए, दूरगामी प्रभाव, कितना दूर, उसका स्कोप क्या है, उससे क्या लाभ मिलेगा, बच्चे को क्या लाभ मिलेगा, साथ में समाज को क्या लाभ मिलेगा, और आपके धर्म को क्या लाभ मिलेगा। यानी बतौर टीचर आप जो कार्य कर रहे हैं, क्या आप उस लाभ को दे पाने योग्य हैं कि नहीं है। तो ये स्कोप तय कराता है। और फिर रिसोर्सेज क्या क्या है, आपने पूछ दिया कि ये बताओ कि सूर्य के अंदर क्या चल रहा है। अब सूर्य के अंदर चल रहा है कि वो बच्चा ज्यादा से ज्यादा ढूंढ के लाएगा तो यही बताएगा ना कि सर हीलियम है, हीलियम के चक्कर में वो उनका संलयन हो रहा है और सूर्य चमक रहा है। अब आप पूछोगे कि इतना ही जानता है क्या, तो तुम्हारे जैसा नकारा आदमी कुछ नहीं जानता, जाके आदित्य क्या कहते हैं, आदित्य स्रोत पे पढ़ के आओ, और आदित्य हृदय स्रोत पढ़ो, और वहां पे तुम्हें पता लगेगा कि आदित्य हृदय श्लोकम में क्या लिखा हुआ है। सारे श्लोकों को पढ़ो, तुम्हें पता लगेगा कि वहां पे आदित्य के विषय में, सूर्य के विषय में क्या लिखा पड़ा है। तुमने ये नहीं जाना, वो नहीं जाना, रिसोर्स क्या है तुम्हारे पास? बच्चे के पास कोई माध्यम ही नहीं है, अनटिल अनलेस ये जो आदित्य भेजा गया है अभी सूर्य के पास में, जैसे चंद्रयान भेजा ना भारत ने, वैसे आदित्य भी भेजा है। तो आदित्य L1 को भेजा हुआ है, अब आदित्य L1 कुछ पढ़ के बताएगा तो बच्चा बताएगा, उसे ही नहीं पता, उसके पास कोई सोर्स ही नहीं है, रिसोर्स ही नहीं है, वो कहाँ से अपने आप को जज करने योग्य बना पाएगा। ऐसे ही कोई छात्र है जो ग्रामीण परिवेश से आता है, उसके पास, उसने जीवन में कभी ये नहीं जाना कि शर्ट के साथ पैंट पहनना अनिवार्य होता है, लोअर पहना नहीं जाता है शर्ट के साथ। तो क्या वो, कैसे वो जानेगा कि आप, और आप इस आधार पर मूल्यांकन कर रहे हैं, आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि निहायती कहाँ से आ गए तुम, गांव से उठ के आ गए क्या, शर्ट के साथ लोअर पहन के घूम रहे हो। उसे क्या पता है कि कहाँ से, तो आप उसे जज नहीं कर सकते, इस आधार पे आप उसे जज नहीं कर सकते, और इस आधार पे वो आपको इस बात को शर्मिंदा कराने के लिए अपना पूरा योगदान देता है। जब आप उसे गोल्ड मेडल पहना रहे होते हैं हजारों छात्रों के सामने, तो आप उसी समय शर्मिंदा हो रहे होते हो। क्यों? क्योंकि वो एक ही बात बोलता है, सर पहचान रहे हैं, ये लोअर टी शर्ट, लोअर और शर्ट का कॉम्बिनेशन से ज्यादा जरूरी योग के नॉलेज का कॉम्बिनेशन होना जरूरी। और आप शर्मा रहे हैं और आप मुस्कुराते हुए कह रहे हैं हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ 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 हाँ, चलो फोटो खिंचा लो। उस समय तो ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए, है ना, आपके इवेल्युएशन का सारा मापदंड जो है। अब सोचिए, अगर कॉपी वही टीचर चेक करता, जो टीचर देखा है उस बच्चे को लोअर और शर्ट में, तो वो जरूर एक इफेक्ट के तहत उसको कम आंकता, है ना। अच्छी तो बात यह है कि यूनिवर्सिटीज का एक नियम है कि कॉपियां यूनिवर्सिटीज के बजाय दूसरा डिपार्टमेंट चेक करता है या दूसरे विश्वविद्यालय के लोग चेक करते हैं। और ये हमारे विश्वविद्यालय के साथ ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे यहाँ हमारे लोग नहीं चेक करते, हमारे यहाँ आप कॉपी लिखो जमा कर दो, दूसरे विश्वविद्यालय के चेक करने वाले आते हैं और वो कॉपी चेक करके नंबर देते हैं। अच्छी बात तो ये होगी कि वो दूसरा वाला चेक करके गया, नहीं तो अगर पहला चेक करके जाता तो वो क्या करता, वो तो कहता अरे ये तो वही लोअर टी शर्ट वाला है, इसको क्या ही क्या लिखा हुआ है, ये बेकार बेकार सा लिखा हुआ है। तो पहले ही किसी छात्र के प्रति अपने मन में कोई बात अगर आप बना के रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप कम आंकेंगे, और उसका, उसके रिसोर्स पे, उसके उसके मंतव्य पे, तमाम चीजों पे प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, आगे लिखिए। मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन के प्रकार, पहला है शॉर्ट टर्म मूल्यांकन और दूसरा है लॉन्ग टर्म मूल्यांकन। शॉर्ट टर्म मूल्यांकन, लॉन्ग टर्म मूल्यांकन। इसके अलावा ये एक प्रकार हो गया, फिर दूसरा लिखिए। इसके अतिरिक्त इवैल्यूएशन प्रणाली में, यानी मूल्यांकन प्रणाली में
प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और एक्सटर्नल इवैल्यूएशन का भी मूलभूत योगदान है। का भी योगदान है। ठीक है, अब आगे लिखिए। शॉर्ट टर्म मूल्यांकन। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है लघुकाल, अल्पकालीन मूल्यांकन। देखिए, अल्पकालीन मूल्यांकन छोटी छोटी शैक्षिक गतिविधियों के उपरांत किया जाने वाला मूल्यांकन, छोटी शैक्षिक गतिविधियों के बाद किया जाने वाला मूल्यांकन है, जिसका दीर्घकालीन प्रभाव नहीं होता है। दीर्घकालीन मूल्यांकन पर प्रभाव नहीं होता, जिसका दीर्घकालीन मूल्यांकन पर प्रभाव नहीं होता है। इस मूल्यांकन का उद्देश्य इस मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों के दीर्घकालीन मूल्यांकन को उत्कृष्ट बनाने से होता है। दीर्घकालीन मूल्यांकन को उत्कृष्ट बनाने से होता है। यह दिन प्रतिदिन किया जाने वाला मूल्यांकन, यह दिन प्रतिदिन की जाने वाली क्रिया है। यह दिन प्रतिदिन की जाने वाली क्रिया है। दिन प्रतिदिन की जाने वाली क्रिया है। आगे लिखिए। दीर्घकालीन मूल्यांकन। दीर्घकालीन मूल्यांकन। देखिए, दीर्घकालीन मूल्यांकन दीर्घकालीन मूल्यांकन सत्रांत यानी सत्र के समाप्त होने, सत्रांत जो होती है ना, ईयर एंड परीक्षाएं होती हैं जो, सत्रांत या या लंबे समयांतराल के उपरांत किया जाता है। लंबे समयांतराल के उपरांत किया जाता है। लंबे समयांतराल के उपरांत किया जाता है। इसके आधार पर इसके आधार पर इसके आधार पर पदोन्नति पदोन्नति कक्षा उन्नति, चयन चयन इत्यादि किया जाता है। इत्यादि किया जाता है। इत्यादि किया जाता है। आगे लिखिए। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन देखिए, आधार इसका आधार विद्यार्थी या विद्यार्थी या लाभार्थी विद्यार्थी या लाभार्थी के अंदर स्थित पूर्व गुणों का मूल्यांकन करना होता है। के अंदर स्थित पूर्व गुणों का मूल्यांकन करना होता है, जिसके आधार पर
जिसके आधार पर उचित स्थान, उचित स्थान प्रदान किया जाता है। जैसे टेस्ट वगैरह होते हैं ना, किसी कॉलेज में आप जाइए और आप बोल दीजिए कि सर मेरा बच्चा 5वीं क्लास पढ़ के आया है, तो स्कूल वाले टेस्ट लेते हैं कि क्या ये 5वीं लायक है भी कि नहीं। अब वो चेक कर रहे हैं, तो उनका ये उद्देश्य नहीं है कि वो आपके बच्चे को का भविष्य सुधारना चाहते हैं और या जो भी। उनका उद्देश्य प्रथम दृष्टया ये है कि इसको किस क्लास में बैठाना है, हमारे विद्यालय के कौन से छात्रों के बराबर है, तो उसको बोलते हैं प्लेसमेंट इवेल्युएशन। ऐसे ही आप किसी इंटरव्यू में जाएंगे तो इंटरव्यू में भी ये होगा, आपको सर्वप्रथम आपसे पूछा जाएगा और चेक किया जाएगा कि आप कौन से लेवल के बराबर हैं, कितना आपको नॉलेज है, कितने नॉलेज के आधार पे आप उस पद के योग्य हैं कि नहीं। आगे लिखिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव को आंतरिक इवैल्यूएशन भी कहा जाता है, आंतरिक मूल्यांकन भी कहा जाता है। आंतरिक मूल्यांकन, यह मूल्यांकन, देखिए यह मूल्यांकन स्वमूल्यांकन की श्रेणी में आता है, स्वमूल्यांकन की श्रेणी में आता है, जिसके आधार पर लाभार्थी या शिक्षार्थी, लाभार्थी लिख लीजिए, लाभार्थी अपना मूल्यांकन कर, अपना मूल्यांकन कर भविष्य की योजनाओं पर बल देता है, भविष्य की योजनाओं पर बल देता है। आगे है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक, ठीक है, यह मूल्यांकन प्रणाली, यह मूल्यांकन प्रणाली अपने अंदर कृत परिवर्तनों को जांचने, अपने अंदर कृत परिवर्तनों को जांचने की विधि होती है, की विधि होती है, जिसके आधार पर, जिसके आधार पर दीर्घकालिक, दीर्घकालिक मूल्यांकन हेतु तैयारी की जाती है, दीर्घकालिक मूल्यांकन हेतु तैयारी की जाती है। आगे है एक्सटर्नल इवैल्यूएशन, अगला एक्सटर्नल इवैल्यूएशन, बाहरी मूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन। देखिए इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य समस्त तैयारियों के उपरांत, समस्त तैयारियों के उपरांत अपने कौशल, अपने कौशल, अपनी योग्यता को जांचने का अवसर, अपने कौशल, अपनी योग्यता को जांचने का अवसर किसी अन्य, किसी अन्य माध्यम को दिया जाता है। किसी अन्य माध्यम को दिया जाता है, ठीक है। अब कुछ इसमें और चीजें हैं, जैसे कंप्यूटर आधारित परीक्षा, ये लिखने वाली चीज नहीं है, आप इसको थोड़ा सा फोकस करेंगे
तो बड़े प्रेम से समझ जाएंगे कि ये क्या होती है कंप्यूटर आधारित परीक्षा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो है वो इंस्टेंट मूल्यांकन और त्रुटि रहित मूल्यांकन का सटीक उदाहरण है। इंस्टेंट मूल्यांकन यानी कि जो भी कार्य किया जा रहा है ना, अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो उसका मूल्यांकन आप त्वरित गति से कर पाएंगे। इसके लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं ली जानी शुरू की गई, जिसको सीबीटी बोला जाता है। पहले क्या होता था, मूल्यांकन में सामान्यतः गड़बड़ी हुआ करती थी, उसमें इफेक्ट्स आ जाया करते थे। छात्र के गुण दोषों के आधार पर मूल्यांकन होता था। इस आधार पर मूल्यांकन होता था कि छात्र कितना योग्य है और उसकी योग्यता कितनी है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका चरित्र कैसा है। अब जैसे एक छात्र सिगरेट पिया करता है, तो अगर उसका टीचर ये बात जानता है कि छात्र सिगरेट पीता है तो उसे नंबर वो कम देगा। वहीं एक छात्र सुबह उठता है, जाता है, प्रणाम मंदिर पे प्रणाम करता है और अपने अध्यापक की के साथ उसका अध्यापक को दिखता है कि ये छात्र बड़ा सिंसियर है, तो मूल्यांकन में कहीं ना कहीं एक दो नंबर अप एंड डाउन हो जाता है। कंप्यूटर जो है इन इस तरीके के दोषों से रहित है। आप यदि कंप्यूटर को ऑप्शनल प्रश्नों के माध्यम से देखते हैं या किसी भी माध्यम से आप उसको जज करने का मौका देते हैं, तो वो आपके प्रश्नों की योग्यता के आधार पर जज करके देता है। इसी में कुछ लिमिटेशंस भी हैं। नए विचारों को कंप्यूटर स्वीकार नहीं कर सकता, यानी जो संगणकीय व्यवस्था है, अगर दर्शन शास्त्र का पेपर कंप्यूटर चेक कर सकता तो क्या ही बात होती, परंतु दर्शन शास्त्र के पेपर को चेक करना और उसको जज करना कंप्यूटर के बस की बात नहीं है। उसके लिए एक अध्यापक की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। कोई ऐसा क्षेत्रीय ज्ञान है, कोई भाषाई ज्ञान है, उसके लिए भी अध्यापक की आवश्यकता पड़ेगी। और ऐसे में फिर क्रेडिट बेस्ड सिस्टम बनाया गया, क्रेडिट आधारित मूल्यांकन प्रणाली। क्रेडिट आधारित में क्या करते हैं कि छात्रों को प्रमोट करने के लिए, छात्रों के बीच शिक्षा को प्रमोट करने के लिए, उनके मोटिवेशन को डाउन ना होने देने के लिए क्रेडिट बेस्ड सिस्टम बनाया गया। इसमें क्या होता है कि जैसे मानिए 4 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, तो प्रत्येक में 4-4 नंबर क्रेडिट की परीक्षाएं होती हैं। अब 4 क्रेडिट में आपको प्रत्येक क्रेडिट्स में मतलब प्रत्येक परीक्षा में कम से कम 2 क्रेडिट लेके आना अनिवार्य है। उन 2 क्रेडिट में एक क्रेडिट होता है आपके इंटरनल एग्जाम्स का और एक क्रेडिट हुआ बाहरी परीक्षा का। यानी 4 परीक्षा में अगर आप 3 में भी कम नंबर लाते हैं और एक में बेहतर लाते हैं और एक इंटरनल में अच्छा कर देते हैं तो भी आप पास हो जाएंगे। तो क्रेडिट बेस्ड सिस्टम जो है वो छात्रों के मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए लाई जाने वाली एक नवाचार विधि है, मूल्यांकन प्रणाली। मूल्यांकन में कुछ खामियां हैं तो कुछ अच्छाई भी है। लिखिए, मूल्यांकन के लाभ, मूल्यांकन का लाभ और हानि, मूल्यांकन से लाभ और हानि। लिखिए मूल्यांकन, पहले लाभ लिख लीजिए। लाभ, मूल्यांकन से लाभार्थी की योग्यता बढ़ जाती है, लाभार्थी की योग्यता बढ़ जाती है। आगे लिखिए दूसरा, इससे स्वस्थ प्रतियोगिता जन्म लेती है, हेल्दी कंपटीशन जन्म लेता है, स्वस्थ प्रतियोगिता जन्म लेती है। मूल्यांकन से छात्र का चहुमुखी लाभार्थी का चहुमुखी विकास होता है। मूल्यांकन से छात्र का चहुमुखी विकास होता है। मूल्यांकन, अगला है मूल्यांकन नई ऊंचाइयों को देने का कारक है, नई ऊंचाइयों को देने का कारक है। आगे हानि, देखिए मूल्यांकन व्यक्तिगत व्यक्तिगत त्रुटि का आधार बनता है, व्यक्तिगत त्रुटि का आधार बनता है, जिससे भावी क्षमताएं समाप्त हो जाती हैं, भावी क्षमताएं समाप्त हो जाती हैं। मूल्यांकन छात्रों के सीमित योग्यताओं का ही परिणाम है, सीमित योग्यताओं का ही परिणाम है,
जैसे फॉर एग्जाम्पल मानिए कि हनुमान जी का मूल्यांकन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक वो रामायण में पर्वत उठा के ना लाते। उससे पहले हनुमान जी का मूल्यांकन सिर्फ एक साधारण वानर के रूप में है। इवन सुग्रीव और बाली का युद्ध जब होता है, उस युद्ध में भी हनुमान जी पार्टिसिपेट नहीं करते। अगर वो चाहते तो बाली को बिल्कुल भी किसी भी तरीके से उखाड़ के फेंक सकते थे, उनके पास इतना बल। परंतु उनके बल की परीक्षा होती है जब वो समुद्र लांघ जाते हैं, है ना। तो मूल्यांकन किसी भी आधार पे, अब जिसके टीम में थे, अब अगर मान लीजिए सुग्रीव उनको बोलते रहे ये तो किसी काम का नहीं, मेरे युद्ध में तो साथ दिया नहीं, तो अगर उनका मूल्यांकन गलत होता तो जाहिर सी बात है कि फिर सिंधु कौन लांघता, है ना। फिर जब तक वो राम से नहीं मिले हैं हनुमान जी, तब तक उससे पहले वो एक साधारण वानर की भांति अपना जीवन जी रहे हैं। ठीक है। बचपन में उन्होंने एक कृत्य किया सूर्य को खाने का, परंतु उसके अलावा उन्होंने कोई ऐसा कृत्य नहीं किया जिसके आधार पर ये कहा जाए कि हनुमान बहुत योग्य है, जिसके कारण से सुग्रीव उनको अपनी टीम में रखे। सुग्रीव की टीम जो थी, उनकी टीम में जितने भी, अंगद ने भी अपने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन तब किया जब वो रावण की लंका में पहुंचे। उसके पहले अंगद की योग्यता, अंगद के पैरों के बारे में कोई नहीं जानता। तो मूल्यांकन की एक सबसे बड़ी खामी ये है कि वो छात्रों के भावी योग्यताओं को रोक देती है। अब मान लीजिए पहले ही उन्हें जज कर लिया गया था कि अरे अंगद तो बेकार है, इसका तो कोई काम नहीं है, तो अंगद फिर क्या करते, अंगद फिर रह जाते। फिर वहां लंका कौन जाता, कोई और जाता, तो किसी और के पैर को तो रावण जो धरती हिला देता था, वो 2 मिनट में नहीं हिलवा देता, पूरा पैर उखाड़ उखाड़ के फेंक देता। मेघनाथ, इंद्रजीत, कैसे कैसे योद्धा थे उनके पास। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मूल्यांकन भावी भविष्य को पे प्रश्न चिन्ह लगाता है, वो उसको रोकने की भी प्रणाली है। आगे लिखे, मूल्यांकन सही ना होने की दिशा में, सही ना होने की दिशा में मनोवैयक्तिक रोग का कारक बनता है। मनोवैयक्तिक रोग का कारक बनता है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स क्रिएट हो जाती है इंस्टेंट। मनोवैयक्तिक रोगों का कारक बनता है। मनोवैयक्तिक को मनोकायिक भी बोला जा सकता है। अगला है, मूल्यांकन कई बार मूल्य रहित लोगों के द्वारा किया जाता है। मूल्य रहित लोगों के द्वारा किया जाता है, जिसके कारण जिसके कारण उचित मूल्यांकन होने की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। जिसके कारण उचित मूल्यांकन होने की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। उचित मूल्यांकन होने की संभावनाएं समाप्त हो जाती है, समेटिव इवैल्यूएशन बोल सकते हैं। उचित मूल्यांकन होने की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। और इसी संभावना के साथ आपका पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड नामक प्रथम अध्याय जय हिंद जय भारत होता है। इसके उपरांत अब मतलब आपके प्रथम पत्र में कोई ऐसी अति विशिष्ट बात नहीं बची है जिसको लेके हमें बहुत परेशान होने की आवश्यकता है। इसके बाद अब शुरू होगा रिसर्च, शोध अभिवृत्ति, रिसर्च मेथोडोलॉजी इसको बोलते हैं। और रिसर्च मेथोडोलॉजी में शोध का अर्थ, विशेषताएं इत्यादि इत्यादि बातें जो है वो आनी शुरू हो जाती है। ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित मैं आपको कुछ प्रश्न भेजूंगा, उन प्रश्नों को आप सॉल्व करना आप शुरू कीजिए। प्रतिदिन जो है मेरा टारगेट होगा कि मैं आपको कम से कम 20 से 25 प्रश्न लिखवा दूं, उन प्रश्नों को सॉल्व करना आप शुरू करें। ठीक है। तो आज का 20 प्रश्न आप लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग फिर कर लिखिए। कौन सा शिक्षण सर्वोत्तम शिक्षण माना जाता है? कौन सा शिक्षण या कौन सी शिक्षण प्रणाली सर्वोत्तम शिक्षण प्रणाली मानी जाती है? आगे लिखिए, मूल्यांकन के
उस वर्ग की पहचान कीजिए जिसे शिक्षा काल के दौरान प्रतिदिन जांचा जाता हो। प्रतिदिन जांचा जाता हो, चेक किया जाता हो। अगला है शिक्षण के दौरान, शिक्षण के दौरान, हाँ यही क्लास टेस्ट मान लीजिए माही जी। शिक्षण के दौरान, इसे लिख लीजिए, सॉल्व करके लाइएगा। शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता किसके द्वारा संभव है? माने कौन सी पद्धति जो है, टीचिंग पद्धति होती है ना, रिफ्लेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी, कौन सी पद्धति के आधार पे जांचा जा सकता है? आगे लिखिए। शिक्षक द्वारा शिक्षक द्वारा कौन सा मूल्यांकन प्रयोग में लाया जाए जिसके आधार पर, जिसके आधार पर छात्र छात्र चहुमुखी विकास करे? अगला लिखिए। शिक्षण के शिक्षण के वेरिएबल्स, शिक्षण के वेरिएबल्स की व्याख्या करें। आगे लिखिए। पूर्व क्रियात्मक अवस्था, प्री एक्टिव फेज का वर्णन कीजिए, का वर्णन कीजिए। का वर्णन कीजिए। शिक्षण स्तर के प्रकार का वर्णन कीजिए। हम्म। अगला लिखिए। रिफ्लेक्टिव लेवल से आप क्या समझते हैं? रिफ्लेक्टिव लेवल से आप क्या समझते हैं? आगे लिखिए। शिक्षण के बोध स्तर का वर्णन कीजिए। शिक्षण के बोध स्तर का वर्णन कीजिए। आगे लिखिए। शिक्षक के योजना संबंधी कार्य, निर्देशन संबंधी कार्य, मूल्यांकन संबंधी कार्य, निर्देशन संबंधी कार्य, मूल्यांकन संबंधित कार्य,
व्यवस्था संबंधित कार्य, ऑब्जर्वेशन संबंधित कार्य एवं रिकॉर्ड मेंटेनेंस संबंधित कार्यों का वर्णन कीजिए। रिकॉर्ड संबंधित कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इन सब का व्यापक उत्तर लिखिए। आप कम से कम 15-20 पन्ने लगाइए और कल इन सब का उत्तर लिखिए विस्तार में। ऑप्शनल मत कीजिएगा, इसको जितना विस्तार करके लिखेंगे आप उतना बेटर होगा। और एक भी शब्द गूगल से मत कीजिएगा, जितना हो सके अपना विचार उसमें डालने की कोशिश कीजिए और आप मुझे भेजिएगा, फिर मैं चेक करता हूँ ठीक है या ठीक नहीं। जब आप भेजेंगे तो मैं उसे देख के जान जाऊंगा कि चीजें ठीक चल रही है या नहीं। ठीक है, तो आप पूरा जितना हो सके उसका विस्तार से वर्णन। कल से हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड शुरू करेंगे और प्रतिदिन मैं अब आपको कुछ कुछ प्रश्न ऐसे ही लिखाता रहूंगा और आपसे अनुरोध है कि आप इसको जितना सॉल्व करेंगे, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड वैसे तो है आपके सिलेबस में बहुत थोड़ा सा, लेकिन ये पूछने पे आते हैं तो क्या करते हैं, जो एमए एजुकेशन वाला पेपर है ना, उसी पेपर को थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंज करके और डाल देते हैं सब। तो एमए एजुकेशन 2 साल का कोर्स कंटेंट है, बहुत बड़ा। तो आप उसे, उसकी बहुत मोटी किताब है, तो आप उसके सब्जेक्ट को अगर आप देखते हैं तो उस हिसाब से अपनी तैयारी रखिए। ठीक है, चलिए आज आज की कक्षा को अभी यहीं समाप्त करते हैं। थोड़ा सा मुझे एक छोटा सा कार्य भी है, मैं उस कार्य को कंप्लीट करके आ जाता हूँ और उसके बाद 8 बजे से मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में। कल से रिसर्च मेथोडोलॉजी की शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।